आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है अनुच्छेद 370 और 35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया गया 2 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन। NGO दिशा इंडिया ने किया 2 नई परियोजनाओं का उद्घाटन। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने सरकार से की मूलभूत सुविधाओं की मांग। पर सबसे पहले अपनी बात। प्रजातांत्रिक प्रणाली में पंचायती राज व्यवस्था और अर्बन लोकल बॉडीज को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ये ग्रासरूट डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने के लिए आधारभूत ढांचा माना जाता है। लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले ग्रासरूट डेमोक्रेसी के ये दोनों स्तंभ अपनी पूरी आन बान शान और अपनी पूरी पावर्स के साथ वजूद में आए थे। अर्बन लोकल बॉडीज 15 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद अपने मतदाताओं को बाय बाय कहकर रुखसत हो गए और ग्राम पंचायतें भी BDCs समेत कुछ हफ्तों में ही अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएंगी। पंचायती राज व्यवस्था के इस त्रिस्तरीय ढांचे में केवल बची रहेंगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां, वो भी कुछ ही महीनों के लिए, क्योंकि इनके चुनाव बाद में हुए थे। आज की इस बातचीत में हमारा विषय पंचायतों या स्थानीय निकायों के अपनी 5 साल की अवधि के दौरान किए गए या ना किए गए कामों की सफलता असफलता का जायजा प्रस्तुत करना नहीं है। ये काम जनता का है। हाँ, हमारा काम जनता के अधिकारों की बात करना जरूर है। इसलिए हम पहले ULBs की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 77 स्थानीय निकाय हैं जो अब अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। इन निकायों के निर्वाचित सदस्यों, चेयरपर्सन्स और मेयर्स वगैरह की पावर्स अब सरकारी अधिकारियों के पास चली गई हैं। यही अधिकारी और उनका तंत्र अब जनता के हित का रखवाला है। इस प्रकार कुछ सप्ताह के बाद पंचायती राज के 2 स्तंभ ग्राम सभाएं और ब्लॉक समितियां भी डिफंक्ट हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके अधिकार किसके पास होंगे, DDCs के पास या ब्लॉक तथा जिला अधिकारियों के पास। पंचायती राज एक्ट के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के बजट का प्लान पंचायतों के स्तर से बनाया जाना होता है। यदि ये काम DDCs को भी दे दिया जाए तो भी कितना मुनासिब होगा, क्योंकि 4291 पंचायतों के करीब 35,000 सदस्यों और BDC के 310 सदस्यों की शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा, जबकि प्रजातंत्र में पावर्स का विकेंद्रीकरण होना ही संवैधानिक माना जाता है। और संविधान कहता है कि PRIs हों, अर्बन लोकल बॉडीज हों अथवा विधान सभाएं, इन संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। मगर अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों के मामले में ऐसा नहीं हो सका। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार का ध्यान इस तरफ अवश्य जाएगा और इन लोकतांत्रिक निकायों के चुनाव यथाशीघ्र करवा दिए जाएंगे। श्रोताओं, अनुच्छेद 370 और 35A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी हेडक्वार्टर में कल एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी ने कहा, साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के ऊपर और उसके साथ जो जुड़े हुए इश्यूज थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि जो फैसला पार्लियामेंट ने किया था 5 अगस्त 2019 को, वो बिल्कुल ठीक था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की एक्शन थी आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए, वो भी संवैधानिक तौर के ऊपर जो है वो जस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पावर के बारे में भी कहा कि प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए जो वैलिड है और उसके लिए उसको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें कोई सॉवरेनिटी का कंसेप्ट नहीं है। सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में है। नेशनलिज्म के बीच में सब नेशनलिज्म की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने नकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया है जम्मू कश्मीर से अलग करके, वो भी संवैधानिक तौर के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक है। किसी स्टेट को काट के उसमें से यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाएगा, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रतिबद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये स्टेटमेंट आ गई है तो इसके ऊपर कोई और टिप्पणी करना या और कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्शंस जो हैं जम्मू कश्मीर में वो 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप इसमें इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाइए लेजिस्लेटिव असेंबली के। भारत के इतिहास में, खासकर अदालती इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशंस में या फाइट्स में, ये शायद पूरे भारत का सबसे बड़ा फैसला है पिछले 70 साल से, जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तब से लेके, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हमको एक नेशन के तौर के पर रहना है। नेशन के बीच में सब नेशनलिटी का कंसेप्ट नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भारत की सॉवरेनिटी के बीच में जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी का अगर कोई कंसेप्ट था तो वो सबस्यूम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से नहीं होगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अप्लाई करेगा और पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर के ऊपर भी वैसे ही है जैसे बाकी स्टेट्स के ऊपर है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात की गई। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जो है कोई विशेष दर्जा नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे पूरे भारत के बाकी राज्य या यूनियन टेरिटरीज का है। महत्वपूर्ण बात है। कुल मिला के हम इसको ऐसा देखते हैं कि जो भारतीयता की लड़ाई भारत में शुरू हुई आर्टिकल 370 के बनने के बाद, वो खत्म हुई, उसके पूर्ण विराम हुआ। जो सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगाए जाते थे कि क्या हम एक नेशन है या इस एक नेशन के बीच में कोई एक स्टेट ऐसी है या ऐसा यूनिट है जो अपनी सॉवरेनिटी की या सब नेशनलिज्म की बात करता है, उसके ऊपर भी फुल स्टॉप लगा है। इसके बाद इसके ऊपर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो, इसके ऊपर कोई चर्चा फर्दर नहीं हो, ऐसी हमको आशा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। जैसे जजमेंट आने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि जो जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट से हम उसका सम्मान करेंगे। ये एक बड़ा कदम है हमको आगे बढ़ने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया कि नए जम्मू कश्मीर में नई आशा का संचार होगा। अब जम्मू कश्मीर जो है वो प्रगति की राह पे और तेजी से आगे बढ़े। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा MAM कॉलेज जम्मू में 2 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कुछ प्रतिभागियों ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, मेरा नाम राजकुमार है, मैं जिला डोडा से हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हाल ही में हमारी ग्रेजुएशन खत्म हुई है। NYK की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर हमारी टीम जो है वो प्रथम आई और उसके बाद हमें मौका मिला कि हम स्टेट लेवल पर आए। और यहाँ पर आने का मेन मकसद हमारा यही है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की पहचान, जो सराजी कल्चर, जिसे हम सराजी में कॉड और भदरवाई में डक्कू के नाम से जानते हैं, और ये सिर्फ लोक नाच ही नहीं बल्कि हमारा पारंपरिक जो कल्चर है। और ऐसा भी माना जाता है कि बादशाह अकबर के दरबार में इस लोक नाच को दर्शाया जाता था। वासुकी नाग जी के द्वारा पूरे भारत में लोक नाच को जो है वो प्रचलित किया गया, और इसी को दर्शाने के लिए आज हम डोडा से यहाँ पर जम्मू में आए स्टेट लेवल पर। कोशिश हमारी यही है कि जिस तरह से बाकी कल्चर्स दिन ब दिन जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे भारत के अंदर, हम भी चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के सराज का जो हमारा कल्चर है, जो कॉड है हमारा, बहुत पवित्र भी माना जाता है और इसे शादी ब्याह में भी जो है वो दर्शाया जाता है। ये पारंपरिक है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए भी जो है इस नाच को किया जाता है। हमारी पहचान भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंचे और उन्हें भी मालूम हो, जिस भी जगह पर रहते हैं अपने जो पारंपरिक है, आपका जो कल्चर है, जो ऐतिहासिक है, उन चीजों को बढ़ावा दीजिए कि जिनके अंदर ये भावना है, जैसे देशभक्ति एक भावना है, वैसे ही अपने कल्चर के लिए भी एक भावना इन लोगों के अंदर उत्पन्न हो। मेरा नाम मंशा अख्तर है, GCW गांधीनगर। मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर किया था
विदाउट एनी प्लेगरिज्म, उसमें आपको अपनी एक रियल पोइट्री देनी थी आगे। देन इसका स्टेट लेवल हुआ, तो लाइक ये लेवल वाइज चलता गया। बचपन से ही मैं डेक्लेमेशन करती थी, देन आहिस्ता आहिस्ता पोइट्री की तरफ भी मेरा इंटरेस्ट जाता गया। यहाँ मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, जोड़ने की बात होती है। जी, मेरा नाम मीर सकलैन अशरफ है। मैं डिग्री कॉलेज अनंतनाग से आया हूँ। मैं बचपन से ही फोटोग्राफी में शौक रखता था, फिर मैंने डिग्री हासिल की इसी में। हमारे कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुआ था जिसमें फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी, तो उसी की वजह से यहाँ पे सिलेक्शन हुई है, जो कश्मीर के स्टूडेंट के लिए नया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे इस इवेंट के लिए। ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें ज़्यादातर आर्ट का रोल है, और आर्ट का कुछ रुझान नहीं था कश्मीर में, और बेसिकली जो स्टूडेंट्स थे उन पे भी ऐसा कुछ वो आर्ट की तरफ फोकस नहीं करते। लेकिन अब जैसा कि उस पे फोकस आ चुका है, अब हर कोई अपना आर्ट शो कर रहा है। कश्मीर में माशाल्लाह से बहुत सारा टैलेंट है, तो वो पूरे कंट्री में दिखेगा। इस युवा उत्सव के बारे में बताते हुए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड की एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं कम्प्लीमेंट करती हूँ। ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए जो शायद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं रह गए हैं। एज ए प्रोग्राम ऑफिसर, एज ए विमेन ऑल्सो, मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों का थोड़ा इनपुट ज्यादा होना चाहिए। लड़कियाँ क्योंकि पीछे रह जाती हैं, उनको नहीं मौके मिलते हैं। उनके लिए अगर एक स्पेशल से डिजाइन किया जाए, जैसे इस बार मैं भारत सरकार को कम्प्लीमेंट करूंगी कि विमेन कंटिजेंट मार्च करेगी कर्तव्य पथ पे। एनसीसी, एनएसएस, बीएसएफ, सीआरपीएफ सब में सिर्फ लड़कियां ही पार्टिसिपेट करेंगी, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये लड़कियों को आगे लाने का। दूसरा, आई वुड रिकमेंड वन थिंग, अगर मिनिस्ट्री से गुजारिश है, ये नेशनल यूथ फेस्टिवल एक बार जेएनके में हो। पिछली बार इट वाज इन कर्नाटका, धारवाड़ एंड हुबली। मैं गई थी वहां पे, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। तो उन बच्चों को ये जब देखने को मौका मिलता है तो दे विल गेट मोर इनटू द डेमोक्रेटिक पाथवेज। इस अवसर के बारे में अधिक जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र संगठन जम्मू के डायरेक्टर निसार अहमद भट्ट ने बताया, इसमें हमारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें लेह करगिल भी था, लेकिन रास्ता बंद था, उसकी वजह से उनके लिए एक सेपरेट युवात्सव होगा। जो ये प्रोग्राम है, इसमें हमारे 5 इवेंट्स हैं। पहले ये हमारी ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा उत्सव हुआ था, उसमें जो जूरी मेंबर के माध्यम से फर्स्ट सेकंड जो विनर्स हैं वो स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन जो है कल्चर प्रोग्राम है, इसमें 20 टीमें हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट से जो फर्स्ट विनर टीमें हैं, और फोटोग्राफी है, डेकोरेशन कंटेस्ट है, और बाकी जो पेंटिंग कंपटीशन है, राइटिंग कंपटीशन है, उसमें 2-2 बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्टेट लेवल पे जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको नेशनल लेवल पे इनको चांस मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर का है पंचप्राण, इसका थीम यही है कि ये इवेंट्स होने चाहिए ताकि जो अपने हमारे बच्चे हैं, खासकर ग्रामीण युवा बच्चे हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको कि वो भी नेशनल लेवल पे जो उनका छिपा हुआ टैलेंट है उसको वो बाहर लाएं। युवा उत्सव में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासियों को पंचप्रण में 5 संकल्प दिए थे। पहला प्रण था विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण था अपनी विरासत पर गर्व, चौथा प्रण था एकता और एकजुटता, तथा 5वां प्रण था सभी नागरिकों में कर्तव्य की भावना। ये युवा उत्सव पंचप्रण में अपनी आस्था प्रकट करने का भी अवसर है। युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हाल ही में एनजीओ दिशा इंडिया द्वारा 2 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस संस्था के चेयरमैन पीके कॉल ने बताया, दिशा इंडिया संस्था चला रहे पिछले 19 सालों से। पहले हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे पुरखू कैंप में, जहाँ पे हम बच्चों को, खासकर लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे और कंप्यूटर ट्रेनिंग देते थे। अब
पिछले 3 सालों से हम सीनियर सिटीजन में काम कर रहे हैं और हम एजुकेशन पर स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए, काउंसलिंग के जरिए बच्चों को एजुकेशन दे देते हैं। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म दोनों प्रोग्राम हैं, एक सीनियर सिटीजन के लिए और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए। खासकर जिन बच्चों को हमने कवर किया है उनमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स में से एक पेरेंट की डेथ हुई है, किसी के दोनों की डेथ हुई है। हम अडॉप्ट करते हैं उनको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अडॉप्ट करें ताकि वो जब तक अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। काउंसलिंग करते हैं, उनका स्कूल का फीस दे देते हैं। और दूसरा कार्यक्रम हमारा है सीनियर सिटीजन्स का। सीनियर सिटीजन में हम फैमिलीज को अडॉप्ट करते हैं। जिस फैमिली के पास में कोई साधन नहीं है, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे पेंशन हो या कुछ ऐसा हो, तो उनको हम मंथली बेसिस पर फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनके पास में अपने साधन है, अपने खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में केयर गिवर्स नहीं है। तो उनके साथ में हम बैठ के उनको जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कभी मेडिकल केयर पर सपोर्ट चाहिए, कभी उनको डॉक्टर के पास ले जाने की सकते, तो हमारे वॉलंटियर्स रेगुलरली उनको विजिट करते हैं उनकी फैमिलीज़ में। तो इसी दिशा में हमने एक दिशा सीनियर सिटीजन एम्पावरमेंट सेंटर की शुरुआत की है। काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ से चलाएंगे, जैसे मेडिकल केयर का सपोर्ट हो, जैसे योगा का, जैसे डेली रेक्रिएशन का हम उनके यहाँ पर व्यवस्था कर लेंगे। और जितने भी ज़रूरत होंगे अपने सीनियर सिटीजन्स के, उनको हम पूरा करने की कोशिश कर लेंगे यहाँ इस सेंटर में जुड़ने के लिए। इस अवसर पर श्री महागणेश ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर ओएन कॉल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल थे। इस संबंध में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, हम सब एक सीनियर सिटीजनों को इकट्ठा यहाँ करने से ही सीनियर सिटीजनों के दिलो दिमाग में हिम्मत आ गई कि हमारे पर ये दिशा इंडिया है बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाएगी। ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फ्यूचर ये मुझे लगता है कि नेशनल बिल्डिंग और लोग जो हम सीनियर सिटीजन्स है, दे विल नॉट बी लेफ्ट ओवर। और दूसरा इन था कि बच्चों को सेल्फ रिलायंट और आगे पढ़ने और लिखने के लिए जो सुविधाएं और स्कॉलरशिप दिया या असिस्टेंस दे रहे हैं, उनको वो बच्चियां भी यहाँ पर आई थी, उनको भी पूरा नवाजा और हमने उनको ये हिम्मत दे दी। पूरा पता है कि आपका मुस्तकबिल बहुत ही शानदार है, बहुत आगे जाओगे और अपने आप को बहुत अच्छे काबिल बनाओगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कौल ने आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए कहा, पहले तो उन्होंने एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लड़कियाँ थी, उनको बिल्डअप करने के लिए, स्कूल जिन्होंने ड्रॉप आउट किया था उनको बिल्डअप करने के लिए एक सेटअप बनाया था। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए। अब वो सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ। इट इज़ नॉट ओनली मनी दे आर गिविंग डाउन टू देम, इट इज़ बेसिकली द कंसल्टेंसी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट सर्विस दैट दे आर गिविंग टू देम, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंश्योर करूँगा कि इनके फर्दर भी जो प्रोजेक्ट्स आएँ और जो बच्चे हैं उनकी एक स्टडीज़ कंटिन्यूस लेवल एंड तक चलती चली जाए। आई विल बी देयर विद देम फॉर sport. It is a bridge between the people who want to give and the people who need them, and we should all be standing with them, and we should participate in the form of bringing more people to them so that they become bigger and give more services to the more people. और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी मोहिंदर राणा ने सरकार से मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए कहा, आज रेडियो के माध्यम से अपने डीसी साहब और गवर्नर साहब से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इलाका पाडर में सर्दी का समय जो है बहुत तेजी से कड़ाके की ठंड चलने जा रही है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे इलाका पाडर में जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे हमारी मचेल है, गंधारी है, लिगरी है, चिटो है और साथ में गढ़ मसू पलाली है और किदरू है और सजार जैसे इलाका, ऐसे दूर दराज इलाकों में राशन का जो कोटा होता है उनको सर्दी के दौरान उनके ही गाँव में डैम्प करवाया जाए, ताकि बर्फ गिरने से पहले वो सारा स्टॉक उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मेरी डीसी साहब से, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से भी यही गुजारिश रहेगी कि जितने भी हमारे वहाँ हेल्थ सेंटर हैं, हमारे चिट्टो जैसा गाँव में, कबन जैसे गाँव में, उनगाई जैसे गाँव में, इश्तिहारी गंधारी जैसे गाँव में और मचेल के उस दूर दराज इलाके में जब बहुत बड़ी बर्फ पड़ जाती है तो वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारियां हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारा हॉस्पिटल जो है तहसील अठोली और वहाँ से दूसरा जोन जो हमारा गंधारी पड़ता है वो भी कम से कम 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तीसरा जोन जो हमारे सजाल और किदरू पड़ता है वो भी लगभग कोई मेरे ख्याल में 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये अठोली जो है, गुलाबगढ़ जो है, ये मरकज है हमारा।
हमारा वहाँ। तो मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि सिलेंडर गैस वहाँ पे है ही नहीं, पानी खास करके सर इस सर्दी में इतनी किल्लत होती है, उस दूर दराज इलाके में बिजली जो है वो हमें नहीं मिलती है, तो क्यों ना वहाँ लोगों को सोलर सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाए ताकि लोग जो है सर्दी के 2 महीनों में उस बिजली का इस्तेमाल कर पाए। वहाँ बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ होता है, इसलिए मेरी गवर्नर और डीसी साहब से पुरजोर गुजारिश रहेगी। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। आपने सुना कार्यक्रम ये जम्मू है।